तो कल हमने कवर किया था जहां तक, वहां तक किसी को कोई डाउट है? लास्ट ये लिगामेंट्स तक। ओके, आगे चलते हैं हम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली हमारी जो एक्सेसरी ऑर्गन्स, यानी कि हम माउथ से बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे करके सारे सिस्टम और उनकी डिसीजेज हम साइड बाय साइड कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मेरा स्ट्रक्चर आता है लिप्स। ठीक है, लिप्स मेरे माउथ का जो सबसे आउटर वाला पार्ट होता है, होठ जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं, इट इज फॉर्म्ड बाय, किससे बना होता है ये हमारा? जो आउटर वाला इसका पार्ट होता है, जो मतलब बाहर का पार्ट है, वो क्या है? स्किन का। ठीक है, वो जो बाहर का ऐसे होठ का एरिया होता है, वो किससे बना होता है? हमारा स्किन से बना होता है। ठीक है, और मिडल में इसके बात करूं, तो मिडल में इसके मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? मसल्स होते हैं। ठीक है, मसल्स में अगर स्पेसिफिकली पूछ ले तो पता होना चाहिए, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स होते हैं इसके मिड में। ठीक है, उसके बाद इनर अगर मैं बात करूं इसकी, तो जो इनर वाला पार्ट है वो बना होता है हमारा नॉन कैरेटिनाइज्ड, नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, इससे जो है हमारा इनर पार्ट लाइंड होता है, किससे? नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो लिप्स का आउटर पूछे तो स्किन से बना है, मिडल पूछे तो स्केलेटल मसल से बना है, इनर पूछे तो हमारा होता है नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से हमारा बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद अगर डाइजेस्टिव फंक्शन, वैसे इसका कुछ होता नहीं है मेन। एक बार ये वाली फोटो आई थी, ठीक है, सेट में ही आई थी ये। तो ये डिसीज कंडीशन पूछी थी, तो ये जो बिल्कुल लिप्स के साइड पे ऐसी सी इन्फेक्शन होती है ना, ये लिप्स के साइड पे ऐसी सी इन्फेक्शन है, इसको बोलते हैं एंगुलर एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंगुलर स्टोमेटाइटिस। मतलब स्टोमा यहाँ का जो स्किन है, आइटिस मतलब उसकी इन्फ्लामेशन। क्या हो गई? उसकी इन्फ्लामेशन। ठीक है, और एंगुलर क्या है? बेसिकली कोने। ठीक है, तो हमारा क्या है? एंगुलर स्टोमेटाइटिस इज, जो कोने होते हैं लिप्स के, वो वहां पे हमारी इन्फ्लामेशन हो जानी स्किन की। ठीक है, तो उसमें आ जाता है, वो डिसीज कंडीशन हो जाती है हमारी एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सेकंड आता है चीक्स। क्या आता है? चीक्स। लिप्स हो गया, लिप्स में से और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो नेक्स्ट आता है हमारा चीक्स। तो चीक्स की अगर बात करें, आउटर हमारा किससे बना होता है? बाहर वाला एरिया चीक्स का, वो हमारा बना होता है स्किन से। ठीक है, मिडल वाला जो बना होता है, बीच का जो हिस्सा है, ठीक है, वो हमारा मसल का बना होता है। स्पेसिफिकली कौन से मसल्स, अगर क्वेश्चन पूछे तो पता होना चाहिए, हमारे बक्सीनेटर मसल। बक्सीनेटर मसल्स। ठीक है, तो आउटर वाला हिस्सा स्किन, सेम एज दैट ऑफ लिप्स। मिडल वाला हिस्सा मसल से बना होता है, जो लिप्स थे वो स्केलेटल मसल के बने हुए हैं, और जो मिडल हमारा चीक्स का पार्ट है वो किससे बना हुआ है? हमारा बक्सीनेटर मसल से फॉर्म हुआ है। ठीक है, उसके बाद इनर की बात करें, जो इनर इसका म्यूकोसा है, वो हमारा सेम लाइन है, नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। बिल्कुल सेम, जो हमारा यही था सेम यही, नॉन कैरेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से जो हमारा इनर है वो लाइन हुआ होता है। ठीक है, चीक्स का फंक्शन पूछे अगर, किसमें जो है हमारी जो चीक्स हैं वो हेल्प करती हैं, तो फंक्शन क्या है बेसिकली इसका? कि ये हमारी इन मैस्टिकेशन में हेल्प करती है। इसको हम लिख सकते हैं हेल्प्स इन मैस्टिकेशन। मैंने कल भी बताया था मैस्टिकेशन क्या होता है, थोड़ा बहुत चबाने, च्यू करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, तो मैस्टिकेशन और जो रिमेनिंग फूड है उसकी थोड़ी बहुत मूवमेंट में जो चीक्स है हमारी हेल्प करती है। तो ये पढ़े हमने लिप्स, फिर उसके बाद हमने पढ़ी चीक्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास टीथ।
ठीक है, माउथ का एरिया ये बेसिकली। तो फिर आता है हमारे पास टीथ, यानी कि जो हमारे दांत है। ठीक है, अब ये जो हमारे दांत होते हैं, ये हमारे दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे कौन से, बेस्ड ऑन, काइंडली म्यूट योरसेल्फ जिसका माइक ऑन है। तो टीथ हमारे, अगर इनकी ओरिजिन पे बात करें तो दो कैटेगरी में आते हैं, जिसे हम बोलते हैं डेसिडुअस टीथ, डेसिडुअस टीथ। ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे परमानेंट टीथ। ठीक है, डेसिडुअस टीथ और परमानेंट टीथ। डेसिडुअस को हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं। दूध के दांत होते हैं जो पहले बच्चे के आते हैं और फिर टूट जाते हैं, तो वो दूध के दांत हमारे कौन से होते हैं, डेसिडुअस टीथ होते हैं। उसके बाद जब पक्के दांत आते हैं तो वो परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, इनको हम बेबी टीथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और हम इसको किस नाम से जानते हैं, टेम्परेरी टीथ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पक्के तौर पे नहीं आते। ठीक है, टेम्परेरी टीथ के नाम से भी जानते हैं। और हम इसको किस नाम से बोलते हैं, प्राइमरी टीथ के नाम से भी बोल सकते हैं इसको, कि ये पहले आते हैं तो ये प्राइमरी टीथ हो गए। ठीक है, देख लो इसके कितने सारे नाम हैं। डेसिडुअस यानी कि जो दूध के दांत है बच्चे के जब पहले आते हैं, तो उसको बेबी टीथ भी बोलते हैं, टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं और प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं परमानेंट टीथ की बात करूं तो इसका सिर्फ एक ही नाम होता है, वो है सेकेंडरी टीथ, सेकेंडरी टीथ। ठीक है, और कुछ इसको नहीं बोलते, वैसे परमानेंट ही मेनली इसको बोलते हैं, बट अदर अगर नेम पूछे तो सेकेंडरी टीथ कौन होते हैं, हमारे परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, ये हमारे कितने होते हैं, 20 होते हैं। कितने होते हैं, डेसिडुअस टीथ हमारे 20 होते हैं। और ये प्राइमरी जो टीथ होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, दे आर 32, 32 दांत होते हैं, 32 ही कहते हैं ना, दिखाते हैं। तो 32 यानी कि 32 टीथ हमारे कौन से होते हैं, परमानेंट होते हैं। और 20 जो रिमेनिंग, मतलब 20 जो होते हैं हमारे इनिशियल वाले, वो कौन से होते हैं, हमारे डेसिडुअस यानी कि मिल्क टीथ होते हैं। ठीक है, अब इनका फॉर्मूला होता है, जैसे हम याद रखते हैं इसको। तो फॉर्मूला अगर डेसिडुअस का पूछे तो वो होता है हमारा 2102, और इसका होता है हमारा 2123। ठीक है, अब जैसे ये मुंह होता है, ठीक है, अब मुंह को ये चार हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया, ये चार क्वाड्रेंट बन गए, क्वाड्रेंट 1 बन गया, क्वाड्रेंट 2 बन गया, क्वाड्रेंट 3 बन गया, फिर हमारा क्वाड्रेंट 4 बन गया। ऐसे ही हमारे दांत होते हैं। तो यहीं पे ये हमारा, जैसे अगर मैं डेसिडुअस की बात करूं तो 2102, 2102, 2102। ठीक है, 2102, 2102, तो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो इनका नंबर हमने ऐसे दिया। और सेम अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, परमानेंट वाले की, तो ये हो जाएगा हमारा 2123, 2123, 2123, 2123। तो ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं हमारे जो दांत होते हैं, इनका फॉर्मूला। ठीक है, अभी 2102, 2123 है क्या, तो ये बेसिकली हमारे जो दांत के टाइप होते हैं, जैसे कि ये हमें पता है इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। स्ट्रक्चरली अगर बात करें तो चार तरीके के दांत होते हैं। कैसे कैसे, इंसीजर, इंसीजर हमारे ऐसे से फर्स्ट वाले जैसे। ठीक है, केनाइन जो हमारे तीखे से होते हैं वो हो गया। फिर हमारे प्रीमोलर होते हैं, और चौथे हमारे कौन से होते हैं, मोलर। तो इन्हीं के नाम पे ये बेसिकली ये नंबर्स दे रखे हैं। तो याद कैसे रखेंगे हम इसे, ICPM, ICPM, ये भी ICPM। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे इंसीजर, ठीक है, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, सेम यही इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो ऐसे करके जो हमारे दांत होते हैं वो डिवाइड होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बच्चों में प्रीमोलर होता है, तो हमें पता लग गया कि जो प्रीमोलर दांत है वो बच्चों में नहीं होते, क्योंकि डेसिडुअस टीथ के फॉर्मूले में प्रीमोलर कितने हैं, 0। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन एक तो बन ही गया। क्वेश्चन क्या बना हमारा, कि विच टीथ आर मिसिंग। तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्रीमोलर टीथ होते हैं हमारे, वो मिसिंग होते हैं किसमें, डेसिडुअस में,
यानी कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता, तो पता होना चाहिए कि डेसिडुअस टीथ में हमारा प्रीमोलर एब्सेंट होता है, वो प्रेजेंट हमारे नहीं होते। ठीक है, तो एक यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करूं इनकी इंसीजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर की, तो इसमें हमारे पास वैसे जो जनरली अगर क्वेश्चन पूछ ले बाय चांस, तो ये हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन हमारे पास कहाँ कहाँ से आते हैं मैं बताती हूँ। एक आता है कि स्टार्ट्स इरप्शन। सॉरी, किसी ने कुछ बोला? ओके। जो हमारे डेसिडुअस टीथ है, यानी कि जो हमारे दूध के दांत है, अगर मैं उनकी बात करूं, तो वो हमारे स्टार्ट इरप्शन, मतलब उनका स्टार्ट कब होता है निकलना, कब जो है पहला दांत निकलता है बच्चे का, तो वो होता है एट 6th मंथ। जब बच्चा 6 महीने का होता है, तब जो है पहला दांत निकलता है उसका। ठीक है, और पूछा जाता है कि कौन सा होता है फर्स्ट टीथ टू इरप्ट, तो फर्स्ट टीथ हमारा कौन सा होता है जो निकलता है बच्चे का, वो होता है हमारा लोअर सेंट्रल इंसीजर। बीच का हमारा ये है सेंट्रल इंसीजर, ये अपर वाला है, बाहर निकलता है लोअर वाला। लोअर वाला सेंट्रल इंसीजन, बच्चे के पहले देखा होगा आगे के ऐसे निकलते हैं दांत, तो ये हमारे सेंट्रल इंसीजर है, सबसे पहले जो है हमारे यही निकलते हैं बच्चे में। और ये कब निकलते हैं? 6th मंथ पे निकलते हैं हमारे। ठीक है, फिर कई बारी पूछ लेते हैं कि कंप्लीट कब हो जाते हैं, मतलब दूध के दांत ये 20 के 20 कब निकल आते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए, ये हमारे निकलते हैं 2.5 साल पे। ठीक है, जब बच्चा 2.5 साल का है, तो हमारा जो बच्चे का सेट है 20 दांतों का, वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए डेसिडुअल टीथ, जो मिल्क टीथ हैं, वो स्टार्ट कब होते हैं, तो वो 6th मंथ पे स्टार्ट होते हैं। पहला कौन सा आता है? लोअर सेंट्रल इंसीजर आता है। कंप्लीट कब होता है? 2.5 साल पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है अगर परमानेंट से, परमानेंट टीथ से अगर क्वेश्चन आए, ठीक है, तो परमानेंट टीथ से जो है वो स्टार्ट होते हैं, सबसे पहला दांत पक्के वाला कब निकलता है? ठीक है, तो वो हमारा निकलता है 6 years पे। कब निकलता है? 6 साल। जब बच्चा 6 साल का होता है, तो पहला जो पक्का दांत है बच्चे का वो निकलता है। ठीक है, और फुली, मतलब जब फुल कंप्लीट कब हो जाता है सेट, वो हो जाता है बाय 21 years। ठीक है, 21 साल तक होते होते जो बच्चे का दांत है वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? कंप्लीट सेट हो जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत फेवरेट है हर चीज का, ये कि लास्ट टीथ टू इरप्ट, सबसे आखिर में कौन सा दांत आता है? तो लास्ट टीथ टू इरप्ट होता है कौन सा? हमारा थर्ड मोलर। क्या होता है हमारा? थर्ड मोलर। ये पूछा जाता है, और इसी को ही हम विजडम टूथ भी बोलते हैं। ठीक है, विजडम टूथ भी बोलते हैं। कहते हैं ना अकल दाढ़ आ गई, ठीक है, फिर वो निकलवाते भी हैं, बाद में आती है, तो वो कौन सी होती है? हमारी थर्ड मोलर होती है। ठीक है, और ये थर्ड मोलर इज द लास्ट वन जो हमारा इरप्ट होता है 32 दांत को कंप्लीट करने के लिए। तो लास्ट टीथ टू इरप्ट कौन सा होता है? हमारा थर्ड मोलर होता है, जिसको हम विजडम टूथ बोलते हैं। और ये परमानेंट जो सेट है वो 6 साल पे स्टार्ट होता है, और फुल कंप्लीट कब हो जाता है? पेट के नीचे तो नहीं है तो भीतर लगाती है भीतर यार। काइंडली म्यूट योर सेल्फ। तो लास्ट टीथ टू इरप्ट कौन सा है? हमारा थर्ड मोलर होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं टीथ के, तो स्ट्रक्चरली, या फिर एक बारी कई बारी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विजडम टूथ आपका आता कौन सी एज तक है, तो ये भी पता होना चाहिए 18 to 22 ईयर्स। वैसे ये वैरी करता है, और क्योंकि ये चीज इतनी वैरी करती है, कईयों का लेट आता है, कईयों का 28 साल तक नहीं आता, मेरा अभी तक नहीं आया जैसे, तो वही है कि कईयों पे डिपेंड करता है कि कब ये सबकी एज पे वैरी करता है, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इसीलिए अगर आइडियल एज माने तो 18 से 22 साल में जो थर्ड मोलर है वो अपीयर हो जाना चाहिए, बट कईयों में नहीं होता। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, तो जो हमारा टीथ होता है उसके स्ट्रक्चर में हमारे पास जितना हिस्सा हमें बाहर ऐसे दिखता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्राउन।
जितना हिस्सा हमें बाहर को दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? क्राउन। उसके बाद जो इतना हिस्सा बीच का है उसको हम बोलते हैं नेक। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? नेक, यानी कि गर्दन। और जो ये नीचे का है ये इसको बोलते हैं हम रूट्स। ठीक है, तो दांत हमारा मोटे मोटे 3 में डिवाइड होता है, क्राउन, नेक और रूट्स में। क्राउन जो है, दांत आपको बाहर दिख रहा है, वो क्राउन कहलाता है। जो बीच का एरिया है और क्राउन और रूट्स के, उसे नेक बोलते हैं। और जो अंदर धसा हुआ पार्ट है दांत का, उसको हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी लेयर्स आ जाती हैं। लेयर्स में सबसे पहले टॉप पे आता है इनेमल। जो इनेमल होता है वो पता है हमें क्या होता है? हार्डेस्ट होता है। ठीक है, सबसे हार्ड सब्सटेंस बॉडी का कौन सा होता है? हमारा इनेमल होता है। यही जो है वो कलर वेरी करता है। ऊपर जो सबसे इसके टॉप पे है वो बेसिकली क्या है? हमारा इनेमल, हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का। ओके, उसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा डेंटिन। डेंटिन हमारा थोड़ा थोड़ा बोन जैसा होता है, हड्डी जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और अगर जैसे कहते हैं ना कि दांत में झंझनाहट हो रही है या टूथ सेंसिटिविटी हो गई है, तो वो मतलब जो खाना है वो कहाँ लगने शुरू हो गया? इनेमल को क्रॉस करके हमारे डेंटिन पे लगना शुरू हो गया। ठीक है, तो डेंटिन हमारा बेसिकली क्या है? टूथ सेंसिटिविटी का कारण बनता है। अगर पूछे कौन सा पार्ट इफेक्टेड होता है हमारा सेंसिटिविटी में, तो वो हमारा डेंटिन होता है, जो कि बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डेंटिन के अंदर क्या है? पल्प भरा होता है। ठीक है, अब ये पल्प में क्या होता है? नर्व्स हैं, जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, वो हमारी सारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? पल्प में प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे गम्स, ये गम्स है मसूड़े जो साइड पे होते हैं, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये अंदर का एरिया होता है, यहाँ पे ये रेड रेड सा एरिया दिख रहा होगा, उसे हम बोलते हैं सीमेंटम। ठीक है, अब सीमेंटम क्या है? बेसिकली ये रूट को कवर करता है और रूट्स को जॉ के अंदर धस के रखता है ताकि वो बाहर ना निकले। तो सीमेंटम नाम से पता लग रहा है सीमेंट का काम कर रहा है, तो वो उसको जोड़ के रखता है ताकि जो रूट्स है वो हमारी बाहर को ना निकले। ठीक है, उसके सराउंडिंग पे जो हमारी बोन और टीथ को कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पेरिडोंटल लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये हमारे ऐसे हैं, ये क्या है? पेरिडोंटल लिगामेंट, जो दांत को हमारे गम्स यानी कि जो बोन है एल्विलर बोन साइड पे, उससे कनेक्ट करके रख रहे हैं। तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है किसका? टीथ का। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा? इनेमल जो है वो सबसे बाहर वाला पार्ट है, आउटर हार्डेस्ट वाला। सेकंड नंबर पे आता है डेंटिन, जिसको टूथ सेंसिटिविटी में पार्ट करता है। पल्प हो गया, उसके अंदर हमारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, पेरिडोंटल लिगामेंट जो बोन को दांत के साथ जोड़ के रखता है। उसके बाद सीमेंटम, सीमेंटम हमारा एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारा कवर करके रखता है रूट को, ताकि वो एंकर रहे उसके अंदर, जमी रहे किसमें? हमारी जॉ बोन में। ठीक है, फिर कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो टूथ कैरीज होती है, यानी कि जो दांत में कीड़ा लगता है, तो वो मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस ये हमारा सबसे मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट होता है किसका? टूथ कैरीज का। दांत में कीड़ा लगता है, टूथ कैरीज होती है दांत में कीड़ा लगना। ठीक है, कुछ हमारे पास यहाँ भी टर्म्स आ जाती हैं, जैसे कि आगे जिंजीवाइटिस। कोई मुझे बता सकता है जिंजीवाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन इन गम। वेरी गुड। गम की इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं? जिंजीवाइटिस बोलते हैं। ठीक है, गम्स की इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं? हम जिंजीवाइटिस बोलते हैं। ग्लोसाइटिस क्या होता है वैसे? ग्लो इन्फ्लेमेशन इन टंग। टंग, टंग की इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं? ग्लोसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और टर्म आ जाती है स्टोमेटाइटिस। ये क्या होता है? एनीवन? इन्फ्लेमेशन इन माउथ। हाँ, मतलब जो हमारा ओरल म्यूकोसा है बेसिकली। ठीक है, जो माउथ का म्यूकोजल लेयर है, उसकी इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं? उसकी इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं स्टोमेटाइटिस। तो ये टर्म्स हमें यहाँ पे बेसिक बेसिक है, इतना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट ये क्लियर होनी चाहिए। जिंजीवाइटिस गम की इन्फ्लामेशन, ग्लोसाइटिस टंग की इन्फ्लामेशन, स्टोमेटाइटिस किसकी है? हमारी ओरल म्यूकोसा की इन्फ्लामेशन। ठीक है, अब अगर इसकी स्ट्रक्चरली बात करें हम, ये थे हमारे 4 दांत थे। ठीक है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर।
ठीक है। जो हमारे इंसीजर होते हैं वो कैसे होते हैं? चीजल शेप होते हैं। कैसे होते हैं? चीजल शेप। कोई बता सकता है चीजल शेप क्या होता है? एनीवन? चीजल शेप क्या होता है? इसकी शेप को देख के आइडिया लगा लो। जैसे वो नहीं होता, एक टूल होता है जिससे हम जो कोई लकड़ी वगैरह है वो काटते हैं, आरी टाइप होता है, तो ये वैसे ही शेप में होता है ना हमारे इंसीजर। तो दैट इज वाई इसको क्या बोलते हैं? चिजल शेप बोलते हैं। आरी की तरह ये हमारा होता है, ठीक है। और इसका काम जैसे चिजल शेप है, हमें याद रखना है सी से याद रखना है कि जो इंसीजर्स होते हैं उनका काम क्या होता है? कटिंग का। ठीक है, कटिंग का मतलब आपने कुछ खाना खाया तो कट करना है मुंह से, तो वो हमारा किसका काम होता है? इंसीजर का होता है। सेकंड होता है केनाइन। केनाइन हमारे देखने में ही ऐसे तीखे से होते हैं, पॉइंटेड से होते हैं, तो ये हमारे शार्प होते हैं, है ना, तीखे हैं ये हमारे। तो इनका भी काम क्या होता है? टीयर एंड वियर। टीयर मतलब आप जो भी खा रहे हो उसकी चीर फाड़ करना, उसको काटना, ये काम किसका है? केनाइन का है, ठीक है। कटिंग वाला प्रॉपर जैसे बाइट लेनी इंसीजर की है, टीयर एंड वियर उसके अगर और शार्पली काटना है तो वो आप साइड पे कर लेते हो ना खाने को, तो वो केनाइन की हेल्प से होता है, ठीक है। तो अगर पूछे कटिंग किसका काम है? इंसीजर का। टीयर एंड वियर किसका है? जो जैसे हमारे डॉग्स होते हैं, जो घर पे भी आपने देखा होगा, या गली के डॉग्स हैं, तो उनके क्या है? तीखे से होते हैं दांत, तो वो केनाइन होते हैं बेसिकली, ठीक है। फिर आते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर में हमारे ऐसे 2 एम बनते हैं, यहाँ पे 2 कस्प ऑफ क्राउन होता है। 1 एम ऐसे बनता है, 1 एम ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे 2 एम से बनते हैं, तो ये हमारे प्रीमोलर होते हैं। और ये जो मोलर होते हैं वो हमारे जनरली यूज करते हैं हम इसको, बेसिकली प्रीमोलर हम यूज करते हैं क्रशिंग के लिए, क्रश करने के लिए, ठीक है। और जो हमारे मोलर हैं उनको हम यूज करते हैं ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है, ग्राइंड करने के लिए और ब्रीक ब्रीक करने के लिए, उस चीज को पतला करने के लिए। तो इंसीजर का कटिंग का काम है, केनाइन का टीयर एंड वियर का काम है, प्रीमोलर का क्रशिंग का काम है, और ग्राइंडिंग का काम किसका है? हमारे मोलर का है, ठीक है। तो ये हमारा टीथ का स्ट्रक्चर था, या जो भी हमारा पार्ट था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऐसे ही कुछ टर्म्स आ जाती हैं। एक टर्म आती है हमारे पास हाइपरडोंटिया। कोई बता सकता है हाइपरडोंटिया क्या होगा? हाइपर मतलब ज्यादा, डोंटिया मतलब डोंट वर्ड आता है, वो हो गया दांत के लिए हमारा। तो अगर हमारे 32 से ज्यादा है दांत, ठीक है, 32 होते हैं वैसे, अगर उससे ज्यादा है किसी के दांत तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? हमारी हाइपरडोंटिया कहलाती है, ठीक है। एक टर्म आती है हमारे पास हाइपोडोंटिया, तो ये नाम से पता लग रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे जो टीथ होते हैं किसी के वो कितने हैं? 26 से 21, मतलब यहाँ लगा लो, सॉरी 21 से 26 लिख लो, ठीक है। इस रेंज में है अगर किसी के दांत, उससे ज्यादा नहीं है, तो वो कंडीशन होती है हाइपोडोंटिया। तो हाइपरडोंटिया 32 से ज्यादा दांत होना, हाइपोडोंटिया कम होना, ठीक है, 21 से 26 के बीच में होना। ओलिगोडोंटिया एक टर्म आती है। ओलिगोडोंटिया क्या हो गई? ओलिगोडोंटिया हो गया कि 21 से भी अगर कम फॉल कर रहे हैं, ठीक है, या 21 या 26 से भी हमारे कम फॉल कर रहे हैं, तो वो आगे कंडीशन हमारी ओलिगोडोंटिया। एडोंटिया एक कंडीशन आती है। एडोंटिया की दांत है ही नहीं, ठीक है, तो इसमें आता है हमारा एब्सेंस ऑफ टीथ, कि जो दांत है वो है ही नहीं, ठीक है, तो वो हो गया। एक आती है हमारे पास टर्म पेरिडोंटाइटिस। पेरिडोंटाइटिस। अब ये पेरिडोंटाइटिस क्या है? बेसिकली कि हमारी इन्फ्लामेशन ही है पूरे एरिया की, जो टीथ के सराउंडिंग वाला गम्स वाला सारा एरिया है, तो कंप्लीट इन्फ्लामेशन, पेरी वर्ड आ गया ना, तो पूरा सराउंडिंग आ गई, तो इसको लिख सकते हैं हम कंप्लीट इन्फ्लामेशन, ठीक है, कंप्लीट इन्फ्लामेशन सराउंडिंग द टीथ। मतलब टीथ के जो सराउंडिंग पे जितना भी एरिया है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन आ जाए तो उसे हम बोलते हैं पेरिडोंटाइटिस, ठीक है। जिंजीवाइटिस वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जिंजीवाइटिस, ग्लोसाइटिस और स्टोमेटाइटिस, ये हमारे यहीं पे कंप्लीट हो गए, ठीक है।
उसके बाद ये टीथ था हमारे मेन, इसमें हमने डेसिडुअस परमानेंट टीथ पढ़े हैं और हमने कुछ टर्म्स पढ़ी हैं, ठीक है, और हमने डेसिडुअस पढ़े हैं और कब आते हैं, कब फुल कंप्लीट हो जाते हैं, उनकी शेप्स पढ़ी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास पैलेट, ठीक है, क्या आता है हमारा पैलेट। अब जो ये पैलेट होता है, पैलेट इज बेसिकली हमारा ओरल कैविटी और जो नेजल कैविटी है वो हमारे सेपरेट किससे होते हैं, बाय पैलेट। तो हम लिख सकते हैं ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी, ठीक है, इज सेपरेटेड बाय पैलेट। तो जो हमारी ओरल कैविटी है और नेजल कैविटी है वो किससे हमारी सेपरेट हो रखी है, पैलेट से सेपरेट हो रखी है, ठीक है। और दो तरीके के पैलेट होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, एक होता है हमारे पास हार्ड पैलेट और एक होता है हमारे पास कौन सा, सॉफ्ट पैलेट। एक होता है कौन सा, हार्ड पैलेट और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। तो आगे वाला जो पोर्शन होता है वो दिख रहा है हमें कि आगे का जो पोर्शन है वो कौन सा होता है, हमारा हार्ड पैलेट होता है, और जो पीछे का पोर्शन है वो कौन सा होता है, सॉफ्ट होता है। तो इसलिए हार्ड वाला हमारा इंटीरियर वाला होता है और पोस्टीरियर वाला हमारा कौन सा होता है, सॉफ्ट होता है। तो हार्ड को हम लिख सकते हैं एंटीरियर बोनी पार्ट, एंटीरियर बोनी पार्ट, मतलब आगे वाली साइड है और बोनी पार्ट है ये हमारा बेसिकली, ठीक है। और ये हमारी रूफ होती है ओरल कैविटी की, यानी कि रूफ ऑफ ओरल कैविटी। काइंडली म्यूट योर सेल्फ, जिसका भी माइक ऑन है, ठीक है। रूफ ऑफ ओरल कैविटी, काइंडली म्यूट योर सेल्फ, ठीक है। रूफ है किसकी, ओरल कैविटी की हमारी, और ये क्या है, फ्लोर किसका होता है, नेजल कैविटी का, फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी, ठीक है। यानी कि जो ओरल कैविटी है, मुंह है हमारा, उसकी तो छत है पैलेट जो बना रहा है, हार्ड पैलेट हमारा, और जो नेजल कैविटी है ऊपर वाली, उसका फ्लोर बना रहा है, उसकी जमीन बना रहा है। तो ये हमारा हार्ड पैलेट का हो गया, ठीक है। और ये प्रॉपरली मिक्सिंग ऑफ फूड में थोड़ा बहुत हमारी हेल्प करता है, ठीक है। और ऑल्सो एक और चीज है, जैसे नीग्रोज होते हैं, नीग्रोज कौन हो गए हमारे, ब्लैक पीपल हो गए, ठीक है, जिनका रंग ही बहुत ज्यादा काला होता है, जो अफ्रीका वाले हो गए जैसे नीग्रोज, ठीक है। तो उनका, अब उनमें साइनोसिस हमें देखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ब्लूइश डिस्कलरेशन हम नहीं देख सकते, उनके एक्सट्रीमिटीज की नहीं देख सकते। जैसे हम आम अगर किसी और में साइनोसिस चेक करना हो हमें, तो हम क्लियरली उनकी एक्सट्रीमिटीज देख सकते हैं, है ना। बट अब नीग्रोज हैं, वो ऑलरेडी डार्क कलर के हैं, तो उसमें हमें ब्लूइश डिस्कलरेशन नहीं दिखेगी। तो नीग्रोज का हम हार्ड पैलेट, जो हार्ड पैलेट होता है वो असेस करते हैं फॉर साइनोसिस। तो अगर कोई नीग्रो हमारे पास आता है, फॉर सपोज पेशेंट, और हमें चेक करना है वेदर ही द पर्सन हैज साइनोसिस और नॉट, तो हम क्या करेंगे, उसका हार्ड पैलेट देखेंगे। अगर हार्ड पैलेट पे ब्लूइश डिस्कलरेशन हो गई, तो हम इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट को साइनोसिस है। तो ये एक हमारा इंडिकेटर होता है उस केस में, ठीक है। फिर अगर मैं सॉफ्ट पैलेट की बात करूं, तो ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट होता है, ठीक है, पीछे का हिस्सा है, पोस्टीरियर पार्ट है हमारे पैलेट का, ठीक है। और इसमें एक आर्क सी बनती है हमारी, जिसको पैलेटोग्लॉसल आर्क बोलते हैं, और ये एक यूवला भी हमारा सॉफ्ट पैलेट में ही बनता है, ठीक है। एक घंटी सी ऐसे पीछे नॉच की तरह बनती है, तो वो यूवला भी हमारा कौन बनाता है, सॉफ्ट पैलेट की हेल्प से बनता है। इनका भी वही काम है, इंजेशन ऑफ फूड वगैरह में हेल्प करता है, इतना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैलेट में है नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टंग, ठीक है। टंग की बात करें तो टंग हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, इट इज व्हाट, मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, मसल है हमारी एक तरह की टंग। तो इसको, टंग को इन्होंने डिवाइड कर दिया है मोटा मोटा दो पार्ट में। एक तो है हमारा एंटीरियर, ठीक है, आगे का पार्ट, और एक है हमारा क्या, पोस्टीरियर, यानी कि पीछे का पार्ट। एंटीरियर को टू थर्ड, मतलब दो हिस्से इसको दे दिए हैं एंटीरियर को, और एक हिस्सा किसको दे दिया है, हमारा पोस्टीरियर पार्ट को, मतलब
जैसे अगर टंग है ये हमारी, तो इसको मैं 3 में डिवाइड करूँ तो अगले 2 हिस्से एक साइड इंटीरियर वाला और लास्ट का एक हिस्सा जो है पोस्टीरियर वाला वो एक साइड पे हो गया, ठीक है। अब इसमें होते हैं हमारे टेस्ट बर्ड्स, ये हमें पता है। टेस्ट बर्ड्स को हम वर्ड यूज करते हैं पैपिला। पैपिला वर्ड हम यूज करते हैं किसके लिए? पैपिला वर्ड हम यूज करते हैं टेस्ट बर्ड्स के लिए, ठीक है। ओके, अब इस टेस्ट बर्ड्स हमारे जो ये पैपिलाज होते हैं वो बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। एक सर्कमवैलेट, फोलिएट, फिलीफॉर्म और फंगीफॉर्म, 4 ही होते हैं। सर्कमवैलेट, ठीक है, फोलिएट पैपिला, फिलीफॉर्म पैपिला और फंगीफॉर्म पैपिला। जो हमारे फंगीफॉर्म है, सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ फंगीफॉर्म से। फंगीफॉर्म पैपिला। अभी जो फंगीफॉर्म पैपिला है ये कैसे होते हैं? मशरूम शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं? मशरूम शेप के होते हैं ये हमारे, ठीक है। और ये हमारे बिल्कुल कहाँ होते हैं? फंगी वाले जो होते हैं वो टिप पे प्रेजेंट होते हैं टंग की। हम देख सकते हैं डायग्राम में जो हमारे लास्ट वन है, फोर्थ वाले, वो फंगी फॉर्म है। और ये हमारे मशरूम शेप के होते हैं और ये बिल्कुल हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो टिप होती है टंग की, वहां पे हमारे फंगी फॉर्म जो है वो हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे ये मेनली हमें टिप पे होते हैं ना, तो इन्हीं से ही हमें स्वीट एंड सॉल्टी का पता लग जाता है। आपने कुछ भी खाया, मीठा है, नमकीन है, कैसा है, तो वो हमारे फंगी फॉर्म आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मतलब स्वीट और सॉल्टी है हमारे, वो क्या है? आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कौन? फंगी फॉर्म पैपिला। सेकेंड हमारे पास आते हैं फिलीफॉर्म, ठीक है, फिलीफॉर्म पैपिला। अभी जो फिलीफॉर्म होते हैं ना वो थ्रेड लाइक होते हैं, जैसे धागा होता है ना, ठीक है, वैसी सी शेप के होते हैं ये हमारे, थ्रेड लाइक होते हैं। और ये नो टेस्ट, ये कोई टेस्ट में हेल्प नहीं करते हमको, ये नहीं बताते कि कैसा है टेस्ट वगैरह, कुछ नहीं बताते। और सबसे पूछे मोस्ट न्यूमरस पूछे, अगर मोस्ट न्यूमरस मतलब नंबर वाइज कौन ज्यादा है, बड़े नहीं बोला इन्होंने, मोस्ट न्यूमरस बोला है कि सबसे ज्यादा कौन से प्रेजेंट है, तो हमारे फिलीफॉर्म पैपिला प्रेजेंट होते हैं सबसे ज्यादा नंबर पे, ठीक है, वो हो गया। फिर है हमारे थर्ड जो है सर्कमवैलेट। सर्कमवैलेट, अब जो ये हमारे सर्कमवैलेट पैपिलाज है ये कैसे से होते हैं? ये लार्ज राउंड शेप के होते हैं। कैसे होते हैं हमारे? लार्ज राउंड शेप के होते हैं, ठीक है, गोल गोल होते हैं। ये हमें डायग्राम में दिख रहा है, ऐसे बड़े बड़े से हैं, गोल गोल से, ठीक है। अब ये हमारे क्या है? बिटर टेस्ट, मतलब कड़वा जो टेस्ट होते हैं वो कौन बताते हैं? बिटर टेस्ट हमें बताते हैं हमारे सर्कमवैलेट की। कड़वी है चीज तो वो हमें कहाँ पता लगती है? सर्कमवैलेट से पता चलती है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट होते हैं। अब ये फर्क देख लेना कि अगर कंफ्यूज नहीं हो ना, अगर क्वेश्चन आए मोस्ट न्यूमरस पैपिला, तो मोस्ट नंबर में सबसे ज्यादा, सॉरी, कौन से हैं? हमारे फिलीफॉर्म। और अगर क्वेश्चन आए कि साइज में कौन से बड़े हैं, लार्जेस्ट कौन से हैं, तो वो हमारे सर्कमवैलेट। नाम से पता लग रहा है जिनका सबसे बड़ा नाम है वो सबसे बड़े हैं साइज में, तो सर्कमवैलेट हमारे पैपिला सबसे बड़े हो गए, ठीक है। फिर है हमारे पास लास्ट वाले कौन से हैं? फोलिएट। फॉलिएट हमारे कैसे होते हैं? जैसे पत्ता होता है वैसी शेप के होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है, लीफ लाइक। और ये बताते हैं सार टेस्ट, मतलब जो खट्टा टेस्ट होता है वो कौन बताते हैं? ये हमारे फॉलिएट बताते हैं, ठीक है। तो फॉलिएट हमारे ऐसे कोने कोने पे ये दिख रहे हैं हमें, ये फॉलिएट है हमारे, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा कि हमारे पास 4 हैं, फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म, सर्कमवैलेट और फॉलिएट। जो फंगीफॉर्म है मशरूम शेप के हैं, वो स्वीट एंड सॉल्टी और वो टिप पे प्रेजेंट है। फिलीफॉर्म थ्रेड लाइक है, कोई टेस्ट नहीं बताते, मोस्ट न्यूमरस सबसे ज्यादा नंबर में यही होते हैं। सर्कमवैलेट पूछे तो लार्ज राउंड शेप के होते हैं जो कड़वा टेस्ट बताते हैं और साइज में सबसे बड़े यही हैं। फोलिएट की बात करें, फोलिएट लीफ जैसा होता है और हमें सार टेस्ट यानी कि खट्टा टेस्ट बताता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? बेसिकली पैपिलाज हैं जिनको हम टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स टॉपिक। यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनीवन? नो मैम। नो मैम। ओके, ठीक है। अब वैसे मुझे कोई बता सकता है कि ये वाली टंग, जैसे आपने केसेस देखे हो, ये टंग और ये टंग, ब्लैक हेयरी टंग किस केस में होती है? एनीवन? स्मोकिंग। सॉरी,
बताओ। नमक वाला जो स्मोक करते हैं, हाँ, स्मोक करते हैं। स्मोकिंग वाले पेशेंट्स में हमें देखने को मिलती है, जो पुअर ओरल हाइजीन है उनके केस में हमें देखने को मिलती है। तो ये टेम्परेरी कंडीशन होती है जिसमें टंग बेसिकली डार्क फरी हेयर लाइक अपीयरेंस हमारी अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है? और कैंडिडा की इन्फेक्शन है तो उन केसेस में भी, या लैक ऑफ सलाइवा है। अच्छा वो तो चलो मैं सलाइवा का तो आगे बता दूंगी। अगर हैवी कॉफी या ब्लैक टी कंजप्शन है, मेडिकेशंस पे है, तो सर्टेनली हमें पेशेंट्स की कहीं में एंटीबायोटिक्स के केस में भी हमें देखने को मिलती है, जो पेशेंट उसकी हेयरी टंग एंटीबायोटिक्स के केस में भी हमें देखने को मिलती है। और ये सेकंड टंग मुझे कोई बता सकता है? इनफेक्ट चाय या पानी उनी गर्म पानी से डला हुआ नहीं। तो मैंने मैम फंगाई तो हो जाती इन्फेक्शन। विटामिन डेफिशिएंसी इन्फेक्शन कौन सी विटामिन डेफिशिएंसी? B12 वेरी गुड। ठीक है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी केस में हमें ऐसी टंग देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी आगे हम ये डिस्कस और डिटेल में करेंगे जब हम डिसऑर्डर्स कवर करेंगे। तो ये जस्ट एक रेफरेंस व्यूज हैं, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करूं तो कोई मुझे बता सकता है अप्रोक्सीमेटली कितना सलाइवा बनता है पर डे? कितना सलाइवा बनता है पर डे? एक दिन में कितना बनता होगा एस्टिमेट? 1 से 2 लीटर 1.5 से 2 लीटर बनता है हमारा वैसे, पर 1.5 लीटर ही हम आइडियली अप्रोक्सीमेटली कंसीडर करते हैं कि 1.5 लीटर जो है हमारा सलाइवा जो है वो बनता है पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो अब जैसे अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर सलाइवा पर डे हमारा बनता है। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो 3 पेयर्स में होती है, मतलब टोटल उनका नंबर कितना है? 6। टोटल पूछें, ध्यान से सुनना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है अगर बहुत बेसिक एनाटॉमी से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो अगर टोटल पूछे तो 6 होती है, और अगर पेयर में पूछा है तो 3 पेयर होते हैं हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड के। ठीक है, सबसे पहले होती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड। अब ये पैरोटिड जो होती है वो कैसी होती है? लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ी जो है हमारी सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है? वो होती है हमारी पैरोटिड। ठीक है, और मतलब इसके, अगर मैं डायग्राम आई गेस मैंने ऐड किया हुआ है, हाँ ये रहा पैरोटिड ग्लैंड हमारा। ठीक है, सलाइवा का ये जस्ट कान से जो आगे का स्ट्रक्चर है वो हमारा ये वाला ग्लैंड कौन सा होता है? पैरोटिड। अभी जो ग्लैंड है, ग्लैंड का काम क्या होता है? सिक्रीशन। ये ग्रंथियां हैं बेसिकली, इनका काम क्या है? सिक्रीशंस निकालना। अब ये सिक्रीशन किसी ना किसी के थ्रू तो बाहर निकलेगी ही, है ना? मुंह में आनी है। अब जैसे क्या है, यहाँ से इन्होंने जनरेट किया सलाइवा या जो भी इन्होंने जनरेट करना था, ठीक है, अब वो जनरेट करा, अब वो माउथ में आना चाहिए। ठीक है, तो एक डक्ट ही होगी, एक पाइप ही होगी जो इनको लाएगी बाहर। अब यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन आता है पैरोटिड ग्लैंड हमारी लार्जेस्ट है, और ये कितना सलाइवा बनाती है? अप्रोक्सीमेटली 20% सलाइवा बनाती है। अगर फॉर सपोज 100% सलाइवा है, उसमें से 20% कौन बना रही है? हमारी पैरोटिड। है ये साइज में बड़ी, लेकिन सिर्फ कितना बना रही है? हमारा पैरोटिड ग्लैंड 20% सलाइवा बना रही है। ठीक है, और ये किस में ओपन होती है? ये क्वेश्चन आता है बहुत रेपिटेटिवली, ये स्टेंसन डक्ट में। ठीक है, स्टेंसन डक्ट में हमारी ओपन होती है पैरोटिड ग्लैंड जो है हमारी, किस में ओपन होती है? स्टेंसन डक्ट में ओपन होती है। स्टेंसन डक्ट यानी कि जो पाइप है, डक्ट है ना, डक्ट मतलब पाइप, तो उसके थ्रू जो है वो सलाइवा हमारा मुंह में पोर करती है। तो पैरोटिड ग्लैंड का ये काम है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पैरोटिड जो है लार्जेस्ट है एंड 20% सलाइवा बनाती है एंड opens into स्टेंसन डक्ट। ठीक है, स्टेंसन डक्ट में हमारी ओपन होती है। उसके बाद सेकंड हमारे पास आती है सब मैंडिबुलर। तो ये हमारी जो सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, ये बनाती है हमारा 65 to 70% ऑफ सलाइवा। मतलब मेजॉरिटी ऑफ सलाइवा जो है वो सब मैंडिबुलर बना रही है। ये रही, मतलब मैंडिबल के नीचे होती है ये हमारी सब मैंडिबुलर, तभी लिखा है कि सब मतलब नीचे मैंडिबल के। ठीक है, तो ये हमारा कितना बना रही है? सॉरी, 65 to
70% तक का जो है हमारा सलाइवा ये बना रही है। और ये जो है हमारी ओपन किस में होती है, ये हमारी ओपन होती है वॉटन्स डक्ट में। ठीक है, Vitals. काइंडली म्यूट योर सेल्फ, अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। मैं आगे दोबारा दोबारा नहीं बोलूंगी ये सेम चीज। ठीक है, ये हमारी किस में ओपन होती है, वॉटन्स डक्ट में जाके हमारी ओपन होती है। और अगर पूछे सबसे लॉन्गेस्ट डक्ट यही होती है हमारी, मतलब सबसे लंबी पाइप कह लो, डक्ट कह लो, तो वो कौन सी होती है हमारी, सबमैंडिबुलर की वॉटन्स डक्ट होती है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी सबलिंगुअल। सबलिंगुअल हमारी नाम से पता चल रहा है, सब मतलब नीचे, लिंगुअल मतलब टंग के। ठीक है, तो ये सबलिंगुअल जो होती है ये हमारी होती है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है हमारी, सबलिंगुअल। सबसे बड़ी कौन सी है हमारी, पैरोटिड होती है। ठीक है, और ये बनाती है अप्रोक्सीमेटली 5% सलाइवा। जो 5% सलाइवा है वो ये बनाती है। और ये किस में ओपन होती है हमारी, रेविनस। ठीक है, रेविनस डक्ट में जाके हमारी ओपन होती है। ठीक है, तो ये डक्ट्स के नाम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत बारी एग्जाम्स में रिपीट हो रखे हैं। जो पैरोटिड है वो 20% सलाइवा बनाती है, सबसे लार्जेस्ट है और स्टेंसन डक्ट पे ओपन होती है। सब मैंडिबुलर है वो मेजॉरिटी ऑफ सलाइवा बना रही है, वॉटन्स डक्ट में ओपन होती है और इसका जो वॉटन्स डक्ट है वो सबसे लंबा डक्ट है। सबलिंगुअल की बात करूं तो ये हमारी टंग के नीचे होती है, स्मॉलेस्ट होती है साइज में, और ये हमारी ओपन होती है किसमें, रेविनस डक्ट में हमारी ओपन होती है। ठीक है, इसको मैं अभी डिस्कस करती हूँ। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, जीरोस्टोमिया। कोई मुझे बता सकता है जीरोस्टोमिया क्या होता है, एनीवन? ओके, ड्राई माउथ। ठीक है, ड्राई माउथ की कंडीशन को बोलते हैं जीरोस्टोमिया, मतलब ऐसा पेशेंट जिसका सलाइवा बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा, तो उनको बोलते हैं जीरोस्टोमिया। ठीक है, तो तभी ये हमें टर्म्स अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास एक पेशेंट आया उसे जीरोस्टोमिया है, तो आपको बेसिक ही नहीं क्लियर होगा तो आप आगे क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो जीरोस्टोमिया इज बेसिकली ड्राई माउथ, यानी कि सलाइवा जो है वो बहुत ही कम बन रहा है। ओके, एक हमारे पास टर्म आती है सिएलोलिथिएसिस। सिएलोलिथिएसिस क्या है, कॉलीलिथिएसिस सुना होगा, नेफ्रोलिथिएसिस सुना होगा। ये लिथिएसिस वर्ड जहां पे आ जाए ना तो वो इंडिकेट करता है किसको, स्टोन को। पेशेंट में क्या है, स्टोन की दिक्कत है। अब ये सियालो वर्ड आ गया तो ये हमारा सलाइवरी ग्लैंड का हो गया। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड का, तो अगर सलाइवरी ग्लैंड में क्या हो जाए, स्टोन हो जाए। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड में क्या हो जाए, पथरी हो जाए, स्टोन हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं सियालोलिथिएसिस। ठीक है, और ये हमारी मोस्टली किस में होती है, सब मैंडिबुलर में होती है। मोस्ट कॉमनली किस में, किसको अफेक्ट करती है, सब मैंडिबुलर को हमारी इफेक्ट करती है सियालोलिथिएसिस कंडीशन। ठीक है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन किसकी, हमारी पैरोटिड ग्लैंड की। ठीक है, और ये किस में देखने को मिलती है, कौन सी कंडीशन, मम्प्स। ठीक है, मम्प्स होता है, बच्चा कोई मम्प्स वाला आ जाए तो देखते हैं कि कान के आगे स्वेलिंग होती है। ठीक है, कभी भी कोई मम्प्स का बच्चा देखना, उसका एक साइन एंड सिम्टम होगा कि उसके कान के आगे ना स्वेलिंग हुई होती है। ठीक है, तो वो कान के आगे है क्या, हमने देखी थी फोटो, हमने कान के आगे क्या देखी थी, पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड की वायरल इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं हम, मम्प्स में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, ठीक है, अब हम ये पढ़ रहे थे, तो अब इसमें हम कुछ ऐसी ही पढ़ लेते हैं,
तो इसमें अगर जैसे किसी पेशेंट को हो जाए फॉर सपोज स्ट्रॉबेरी, ठीक है, यहाँ पे ही क्लियर कर लेते हैं चीजें, स्ट्रॉबेरी टंग हो जाए, तो स्ट्रॉबेरी टंग मतलब उसकी जैसे स्ट्रॉबेरी आपने देखी है, स्ट्रॉबेरी ऐसे स्ट्रक्चर होती है, उसके ऊपर डॉट 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 ऐसे ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो वैसी अगर टंग हो जाए एडल्ट के केस में, अगर कोई बड़ा है उसके केस में, तो हम कह देते हैं कि ये पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम स्कारलेट फीवर। जो स्कारलेट फीवर होता है उसका एक क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम है कि पेशेंट की टंग कैसे हो जाती है, स्ट्रॉबेरी जैसी हो जाती है, जैसे स्ट्रॉबेरी पे ऊपर छेद छेद से होल्स होल से दाने दाने से होते हैं, सेम वैसे ही क्या है स्कारलेट फीवर में जो पेशेंट की हमें टंग देखने को मिलती है। अगर चाइल्ड है, बच्चा है और उसकी ऐसे स्ट्रॉबेरी टंग हुई हुई है, तो वो इंडिकेट करती है कावासाकी डिसीज। ठीक है, कौन सी डिसीज? कावासाकी डिसीज। तो ये हमें यहीं से क्लियर हो जानी चाहिए। अब फॉर सपोज मेरे पास कोई पेशेंट आया, ठीक है, और बच्चा आया है, जैसे पहले बोलता ना डॉक्टर जीभ दिखाओ, फीवर वगैरह नहीं उतर रहे हैं, कुछ भी है, तो अगर उसकी स्ट्रॉबेरी जैसी हमारी टंग है, तो वो इंडिकेट करती है कि बच्चे को क्या है, कावासाकी डिसीज। तो बेसिकली ये चाइल्डहुड इलनेस होती है जिसमें मतलब ब्लड वेसल्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है, और ये 5 साल से छोटे बच्चों को होती है कावासाकी। ठीक है, तो और अगर एडल्ट में है तो वो स्कारलेट फीवर है। ओके, और क्या है, अगर रेड बीफी टंग है, ठीक है, रेड बीफी टंग मतलब बिल्कुल लाल, जैसे बीफ मांस होता है, ठीक है, वैसे है, बिल्कुल ही एक्सट्रीम रेड है टंग, तो वो हमें पर्नीशियस एनीमिया के केस में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है? पर्नीशियस एनीमिया के केस में देखने को मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद जियोग्राफिकल टंग है, अगर ये रेड बीफी टंग को भी इंडिकेट कर रहा है ये, और अगर जियोग्राफिकल टंग है, क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जियोग्राफिकल टंग। अब ये जो जियोग्राफिकल टंग है, इसका मतलब है कि ऐसे नक्शा सा बना हुआ है, दिख रहा है कोई रैंडम सा ऐसे नक्शा सा बना हुआ है, ठीक है, तो ये जियोग्राफिकल टंग है, ये हमें विटामिन B6 या फिर हमारा B12 की डेफिशिएंसी के केस में जो है वो देखने को मिलती है जियोग्राफिकल टंग। ठीक है, ब्लैक हेयरी टंग ये जो हमने ऊपर देखी है, ये मेनली किस में देखने को मिलती है? स्मोकर्स में देखने को मिलती है, कोई मेलिग्नेंसी की कंडीशन है उसमें देखने को मिलती है, या एंटीबायोटिक्स का भी कई बारी साइड इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्लैक हेयरी टंग हमें उस केस में देखने को मिलती है। ओके, एक वेरी बेसिक क्वेश्चन, येलो टंग कौन से कंडीशन में देखने को मिलती है? एनीवन? jaundice, जॉन्डिस, वेरी गुड। ठीक है, जॉन्डिस में हमें देखने को मिलती है येलो टंग। ठीक है, और ड्राई कोटेड टंग हमें किस में देखने को मिलती है? ड्राई कोटेड मतलब बिल्कुल ही सूख गई है टंग, तो वो हमें डिहाइड्रेशन के केस में देखने को मिलती है। ठीक है, अगर पेशेंट में क्या है, डिहाइड्रेशन, तो उस केस में हमें ड्राई बिल्कुल सूखी दिखेगी टंग, और कोटेड मतलब ऊपर कोई लेयर सी जमी होगी। तो ये हमारा कुछ एक टर्म्स हैं जो कि टंग से रिलेटेड है। स्ट्रॉबेरी टंग हो गया, स्कारलेट फीवर वगैरह को इंडिकेट करता है, कावासाकी डिसीज को, रेड बीफी टंग पर्नीशियस एनीमिया को, जियोग्राफिकल टंग विटामिन B6 B12 की डेफिशिएंसी, ब्लैक हेयरी टंग या स्मोकर्स मैलिग्नेंसी की कंडीशन में देखने को मिलती है, येलो टंग जॉन्डिस की कंडीशन में देखने को मिलती है, और ड्राई कोटेड टंग हमें डिहाइड्रेशन के केस में देखने को मिलती है। ठीक है, उसके अलावा हमने टर्म्स पढ़ी, जीरोस्टोमिया जो कि ड्राई माउथ यानी कि डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा इंडिकेट करती है, सियालोलिथिएसिस हमारी जो टर्म होती है, दैट मीन्स स्टोन प्रेजेंट है हमारा सलाइवरी ग्लैंड में, मोस्टली किसको अफेक्ट करता है? सबमेंडिबुलर को, और वायरल इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स मम्स हमें इंडिकेट करती है। ठीक है, ये हमारा मेनली जो है ये हमारे टंग का स्ट्रक्चर, सॉरी टंग का ओवरऑल था, और सलाइवरी ग्लैंड का हमारा था। ओके, सलाइवा का मैं अगर और बात करूं, यहाँ पे पढ़ रहे थे, यहीं पे ही आगे मैं करा देती हूँ। सलाइवा की अगर मैं और बात करूं, ठीक है, तो इसका पीएच कितना होता है? इसका जो पीएच होता है वो होता है हमारा 6.35 से हमारा 6.85 तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6.35 से 6.85 तक, दैट मीन्स जो वो हमारा पीएच है सलाइवा का, इट इज स्लाइटली एसिडिक, ज्यादा एसिडिक नहीं होता, इट इज स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा बहुत ही। ठीक है, 7 को हम न्यूट्रल लेते हैं पीएच, अगर उससे कम है तो वो इंडिकेट कर रहा है हमारा क्या, स्लाइटली एसिडिक है, थोड़ा बहुत।
ठीक है। और वैसे तो 99.5% हमारा क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। ठीक है, उसके अलावा 0.5% जो बचा वो हमारे सॉल्यूट्स होते हैं। ठीक है, सॉल्यूट्स में हमारे आ गए जैसे कि Na पॉजिटिव हो गया, ठीक है, K पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये हो गया। थोड़ा बहुत यूरिया भी हो सकता है, यूरिक एसिड भी हो सकता है। ठीक है, IgA एंटीबॉडी, आईजीए एंटीबॉडी सिक्रीशंस में निकलती है बॉडी के, तो सलाइवा भी तो एक तरह का हमारा सिक्रीशन है। ठीक है, तो जैसे टीयर्स में हो गया, ब्रेस्ट मिल्क में हो गया, और हमारे सलाइवा हो गया, इनमें हमें आईजीए एंटीबॉडी देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक एंजाइम होती है, कौन सी, टाइलिन। ठीक है, टाइलिन। अब ये टाइलिन हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में हेल्प करती है। मतलब अगर क्वेश्चन आए कि आपकी जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है, आपने फूड खाया तो सबसे पहले डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले जो डाइजेशन होती है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो हमारा सलाइवा होता है उसके अंदर टाइलिन एंजाइम होता है, और वो टाइलिन एंजाइम हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि एक तरह का ये हमारा सलाइवरी अमाइलेस होता है। इसका दूसरा नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेस। तो ये हमारा क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो माउथ में ही हमारी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ओके। अब हमारा अगर मैं बात करूं सिक्रीशन ऑफ सलाइवा की, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा की, कि सलाइवा निकलता कैसे है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ तो होता है केमिकल ऑफ फूड आ जाए हमारे पास, केमिकल ऑफ फूड, केमिकल ऑफ फूड यानी कि ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। अभी ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर क्या है, कि आपके पास खाने की खुशबू पहुंच गई। अब फॉर सपोज मैं बैठी हूं और किचन में कुछ अच्छा खाने को बन रहा है, तो अब अच्छा खाने, फॉर सपोज पिज्जा, पिज्जा बन रहा है, तो अब मेरे को उसकी स्मेल से ही जो मेरे माउथ में है वो सलाइवा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो केमिस्ट्री है, केमिकल ऑफ फूड की, यानी कि ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री मतलब मुझे खुशबू से ही पता लग गया और मेरा जो सलाइवा की प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो गई। सेकंड, दूसरा वे होता है विजुअलाइजेशन ऑफ फूड। विजुअलाइजेशन यानी कि जब जो फूड है वो क्या है, मेरे सामने आ गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं विजुअल रिसेप्टर, कि अब खाना मेरे बिल्कुल सामने पड़ा है। ओके, तो उससे भी क्या है, जो सिक्रीशन ऑफ सलाइवा है वो मेरा स्टार्ट हो जाता है। और ये दोनों क्या है, ब्रेन स्टेम में जाके मतलब ब्रेन स्टेम की तरफ भागते हैं, वहां से अगर मैं इसको बोलूं तो ये कहाँ जाते हैं, हमारे ब्रेन स्टेम की तरफ जाते हैं, और हमारा क्या कराते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो उसको एक्टिवेट कराते हैं। ठीक है, पीएनएस को हमारे क्या कराते हैं, एक्टिवेट कराते हैं। और जब इसको एक्टिवेट कराते हैं तो हमारे क्या होता है, दो काम हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमारी जो फेशियल नर्व है, ठीक है, उस पे सप्लाई जाती है, फेशियल नर्व पे, और साथ ही साथ जो हमारी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है, कौन सी, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है, ठीक है, उस पे भी हमारी आगे जो है वो सप्लाई जाती है। तो फेशियल नर्व क्या है, हमारे मुंह के एक्सप्रेशन चेंज करा देती है। ठीक है, कि हम खुश हो जाएंगे, खाने से ही पहली खुशी हो जाएगी, चेहरा खिल उठेगा, तो वो एक्सप्रेशन चेंज कराएंगे। और ग्लोसोफेरिंजियल जो है वो क्या करेगी, हमारी सिक्रीशन ऑफ सलाइवा स्टार्ट कराएगी, कि भाई खाना आने वाला है, फटाफट सलाइवा की प्रेपरेशन करो। ठीक है, क्योंकि इसी ने डाइजेशन में हेल्प करनी है। तो ये है हमारा सिक्रीशन ऑफ सलाइवा मेनली। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, ठीक है, तो हमारा जो बेसिकली सलाइवा है, मतलब हमारा कौन, सलाइवरी अमाइलेज है जो हमारा, तो वो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, जो हमारे पॉलीसेकेराइड है, यानी कि स्टार्च की फॉर्म में हम फूड ले रहे हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। स्टार्च यानी कि हम लिख देते हैं पॉलीसेकेराइड, क्या लिख देते हैं उसको, पॉलीसेकेराइड। तो उसको ये तोड़ देता है इधर ओलिगोसेकेराइड में, ठीक है, या तोड़ देगा इसको डाइसेकेराइड में, ठीक है, या इसे तोड़ देगा किस में, हमारा मोनोसेकेराइड। सबसे छोटी यूनिट मोनोसेकेराइड होती है हमारी, ठीक है, तो उसमें तोड़ देगा। तो ये हमारा जो स्टार्च मतलब पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म, उसको जो सलाइवरी अमाइलेस है उस पे एक्ट करके उसे डाइजेस्ट करके इधर ओलिगो में चेंज कर देगा, डाइसेकेराइड में चेंज कर देगा, या मोनोसेकेराइड में चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये हमारी वो होती है।
प्रोसेस होती है। एक और चीज़ है यहाँ पे आ जाती है कि जैसे कि हमारी जो डाइजेशन होती है, जैसे हमने मुँह में खाना लिया, ठीक है? तो जो वो बाइट बनेगी, तो जब उसे हम एनगल्फ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलस, ठीक है? जो खाने का ऐसे लड्डू सा बन के गले से उतरता है ना, तो उसे हम बोलस कहते हैं, ठीक है? तो जब तक उसमें मतलब गैस्ट्रिक कंटेंट नहीं मिला होता, तब तक हम उसे क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस कर लेते हैं, स्टमक फिर ईसोफेगस के डिसऑर्डर्स कल कर लेंगे। अभी जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ईसोफेगस का मैं स्ट्रक्चर करा देती हूँ एक बारी। ठीक है। ईसोफेगस। तो अब माउथ के बाद हमारा क्या आता है? ईसोफेगस आता है, जिसको हम और क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज फूड पाइप, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। तो ये हमारी एक कोलैप्सिबल ट्यूब होती है। कोलैप्सिबल ट्यूब यानी कि ये क्या है? कोलैप्स भी हो सकती है, ठीक है? और इसकी लेंथ कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 10 इंच तक होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर के समहाउ इसकी जो है वो लेंथ हमारी फॉल करती है, ठीक है? और ये हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है? फेरिंक्स से, ठीक है? फेरिंक्स से स्टमक तक जो है इसकी जो मतलब ऊपर इसके क्या पड़ता है? फेरिंक्स पड़ता है, और एंड में कहाँ एंड होती है? स्टमक तक हमारी एंड होती है, ठीक है? तो जैसे हमारी पूरी अगर ट्यूब है, तो इसके भी 3 हिस्से हो जाते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे हम सर्विकल पार्ट बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? सर्विकल पार्ट बोलते हैं। जो बीच वाला है उसे हम बोलते हैं थोरेसिक पार्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाला है उसको हम एब्डोमिनल पार्ट बोलते हैं, एब्डोमिनल पार्ट बोलते हैं। तो ये हमारे 3 में डिवाइड हो जाता है, सर्विकल पार्ट, थोरेसिक पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट, इसमें हमारा डिवाइड हो जाता है, ठीक है? फिर अब इनके ऊपर ऐसे स्फिंक्टर होते हैं। स्फिंक्टर यानी कि 2 ढक्कन काइंड ऑफ होते हैं, ठीक है? तो वो जो उसे क्लोज और वगैरह में हेल्प करते हैं। तो 2 हो गए, कौन-कौन से? 2 स्फिंक्टर्स होते हैं इसके, ठीक है? 2 स्फिंक्टर्स हो गए। तो 2 स्फिंक्टर्स में कौन-कौन से आते हैं? एक तो आता है अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है? और दूसरा आता है हमारे पास लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, कौन सा? कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है? किस नाम से जानते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। वो जब हम स्टमक के पार्ट पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये बेसिकली 2 स्फिंक्टर होते हैं, 2 दरवाजे होते हैं इसके, अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर और लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसे हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, ठीक है? फिर अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे कि मसल्स की, तो है ये हमारी कोलैप्सिबल ट्यूब है, ये मेरी ऐसे प्रॉपर ट्यूब हो गई जैसे। तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करा था, सर्विकल पार्ट ऊपर वाला, थोरेसिक बीच वाला, और जो हमारा नीचे वाला था वो एब्डोमिनल था, ठीक है? तो जो इसके अपर मसल्स हैं, जो ऊपर ऊपर के मसल हैं, ठीक है, वो हमारे कौन से होते हैं? वॉलेंट्री मसल, मतलब जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उन मसल्स को हम क्या कहते हैं? वॉलेंट्री मसल। तो जो अपर पार्ट है हमारा ईसोफेगस का, वो वॉलेंट्री मसल से बना हुआ है। जो हमारा मिडल पार्ट है, बीच का पार्ट है, ठीक है, वो हमारा मिक्स है, मतलब वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों से मिलकर बना है। और जो लोअर वाला पार्ट है हमारा, वो हमारा कौन सा है? इनवॉलेंट्री, मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? तो 3 मसल से बन के मिला है। जो इसका अपर वाला है, सबसे टॉप वाला, वो वॉलेंट्री मसल से मिलके बना हुआ है। जो मिडल वाला है उसमें मिक्स मसल्स है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों है। और फिर है लोअर वाला, जिसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ कौन से है? इनवॉलेंट्री है, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसकी 4 लेयर्स होती हैं। इट हैज 4 लेयर्स। 4 लेयर्स में हमारे पास सबसे बाहर वाली कौन सी होती है? एडवेंटिशिया, ठीक है? एडवेंटिशिया। फिर आती है हमारी मस्कुलैरिस, एडवेंटिशिया मस्कुलैरिस। फिर आती है हमारी सबम्यूकोसा, ठीक है? और सबसे एंड में हमारी कौन सी आती है? म्यूकोसा। तो ये हमारी 4 लेयर्स होती हैं, एडवेंटिशिया, मस्कुलैरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, ठीक है? इसमें मतलब सिर्फ ईसोफेगस है जिसमें हमारी एडवेंटिशिया होती है,
4 लेयर्स होती हैं। बाकी जितना पूरा जीआई है ना, उसमें सिरोसा होती है। लेयर्स हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, ठीक है? उसमें म्यूकोसा आगे उसकी लेयर्स कौन-कौन सी है, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि आज टाइम हो गया है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो 4 लेयर्स होती हैं हमारी ईसोफेगस की, एडवेंटिशिया, मस्कुलैरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, ठीक है? फूड की जो इसमें मूवमेंट होती है, जो फूड इसमें से मूव करता है वो किस फॉर्म में करता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, ठीक है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पहले रिलैक्सेशन फिर कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन तो वो होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो हमें इसमें देखने को मिलती है, ठीक है? और जैसे हमारा डायफ्राम होता है उसमें से हमारा ईसोफेगस पास करता है, तो ये जो हमारा जगह यहाँ पे बनी होती है, इसको बेसिकली बोलते हैं हम जगह को डायाफ्रेगमेटिक, डायाफ्रेगमेटिक हिएटस, ठीक है? डायाफ्रेगमेटिक हिएटस एक जगह बनी होती है जिसमें से डायाफ्राम में से जो हमारा ईसोफेगस है वो हमारा पास करता है, ठीक है? तो ये हमारे कुछ जनरल स्ट्रक्चर ईसोफेगस के बारे में था, ठीक है? आज हम इतना ही कवर कर रहे हैं क्योंकि जो इससे नेक्स्ट मैं टॉपिक शुरू करूंगी इसका सब टॉपिक ही है, वो फिर लंबा एक्सटेंड हो जाएगा और फिर 11 बजे तक क्लास चली जाएगी, इसलिए इसको हम अभी ओवर करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं है। ओके, अब एक बारी वैसे just give me a second. मैं ये बोल रही थी कि